अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस नंबर 10। फिर स्कूल की इमारत अंधेरे में डूब गई थी। इसके बावजूद वो खिड़की से दूर ही रही थी। इसके बाद वो खिड़की के करीब गई थी, लेकिन उसे लगता था कि नामालूम निगाहें अब भी इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का जायजा लेती होंगी, जैसे पुलिस ने उसे खिड़की में देख लिया हो और अब उसे चेक करने के लिए आते हों कि वो बिल्डिंग खाली करवाए जाने के बावजूद इस अपार्टमेंट में क्यों मौजूद है। चुनांचे उसके कान आहट के खौफ से दरवाजे पर ही लगे थे, लेकिन हुआ कुछ भी न था। उसने कुर्सी पर बैठकर सामने की तरफ देखा। नाइट स्कोप में तमाम मनाजिर वो देख सकती थी। नाइट स्कोप उसकी गोद में ही रखा था। चंद घंटे बाद सूरज तुलू होना था। शाम को पहली बार उसे एहसास हुआ था कि गुरूब आफताब का मंजर किस कदर खूबसूरत होता है, लेकिन वो मंजर देखने के लिए खिड़की के करीब जाने की उसे हिम्मत ही न हुई थी। और फिर सूरज गुरूब हो गया। तन्हाई में वो सन्नाटा बहुत खौफनाक और आसाब शेखन महसूस हो रहा था। अब ये सन्नाटा मजीद गहरा और मुहीब हो चुका था। वो बाबर को कॉल करना चाहती थी। तन्हाई के एहसास को दूर करने की यही एक सूरत बची थी, क्योंकि यहाँ तो तन्हाई के डरावने एहसास से निकालने के लिए कोई आवाज़ भी ना थी। दूसरी तरफ स्कूल में भी सन्नाटा छाया था। हद ये थी कि स्कूल के स्टेडियम में भी अंधेरा था और गहरा सन्नाटा। बस स्कोर बोर्ड वाले केबिन में मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। अचानक उसे एक शक ने घेर लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसके सोने के दौरान बहुत कुछ हो चुका, कोई बात हुई है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाती थी। हाँ, क्लासरूम में उस वक्त रोशनी हो रही थी, मगर अब वहाँ गहरा अंधेरा छाया था। क्यों? स्टेडियम में भी 1 घंटा पहले बहुत रोशनी थी, मगर अब वो भी तारीकी में डूबा हुआ था। वो बहुत बेचैन हो गई। उसकी उंगलियों ने गोद में रखे नाइट स्कोप को सहला लिया। वो उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, अगरचे नीचे के घुप अंधेरे में उसके लिए तसल्ली और सुकून का कोई सामान भी ना था, लेकिन वो नाइट स्कोप में नजर आने वाले सुर्ख और स्याह लरजीदा अक्स के मुकाबले में फिर भी लायक तरजीह था। नाइट स्कोप में देखना तो उसे डरावना ख्वाब सा महसूस होता था, जैसे वो किसी अजनबी सैयारे में झांकती हो। वो खौफजदा हो जाती थी, इसलिए भी कि वो तन्हा थी, लेकिन शायद उस वक्त जहन में ये उम्मीद भी थी कि वो कोई ऐसी बात देख लेगी जो बाबर को कॉल करने का जवाब भी बन जाएगी। कोई बहाना, कोई जवाब वो ढूंढना चाहती थी। पहले उसने नाइट स्कोप की मदद से स्टेडियम का पूरा जायजा लिया। पार्किंग लॉट में उसे एक कार के बोनट से हिद्दत की सुर्ख लहरें उठती दिखाई दे रही थी। कारें तो वहां बहुत खड़ी थी, लेकिन कोई आदमी उसे नजर नहीं आता था। नाइट स्कोप ने स्टेडियम से स्कूल की इमारत के इलाके को टटोला। उसे घास पर कम से कम 1 दर्जन सुर्ख शोले लरसते दिखाई दिए, मगर वो उनके मुतालिक कोई बेहतर अंदाजा न लगा सकी। बाबर ने कहा था कि स्कोप किसी भी जिस्म या किसी भी शय से उठने वाली हिद्दत की लहरों और मामूली सी रोशनी को भी पिक कर लेगी। ये बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन शहनाज के लिए किसी जिस्म या किसी शय में फ़र्क करना एक मुश्किल काम था। उसने स्कोप का रुख इमारत की तरफ किया। वो पार्किंग से उसे इमारत की छत की तरफ घुमाती चली गई। अचानक उसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो आगे की तरफ झुक गई। जो कुछ उसे नजर आता था वो उसे ज्यादा गौर से देखने के लिए निगाहों पर जोर डालने लगी। ये उसका वहम तो बिल्कुल न था। वो अजीब से अंदाज में कुर्सी से उठ गई। स्कोप उसके हाथों से छूट गई। वो बेड की तरफ झपटी और रेडियो को टटोलना चाहा। रेडियो लेकर वो फिर दोबारा से खिड़की के करीब आ गई। उसने झटके से रेडियो को ऑन किया। बाबर, बाबर, सुनो, उसने पुकारा।
वो लोग छत पर चढ़े हुए हैं। बाबर, सुनते हो तुम? वो लोग छत पर मौजूद हैं। कमाल रशीद के जहन में एक झमाका सा हुआ। छत पर कुछ लोग मौजूद थे और वो दबे पांव चलने की कोशिश में मसरूफ थे। बायां बाजू बेजान होने के बावजूद वो मुस्तरबाना अंदाज में फुर्ती से उठा और उस तरफ को झपटा जहां तलबा जमा थे। उसका बेजान बाजू डेस्क से टकराता रहा, मगर उसके पास उस तरफ ध्यान देने की फुर्सत भी न थी। जाओ, निकलो यहाँ से, जल्दी करो, उसने तेज लहजे में सरगोशी की और क्लास के सबसे अच्छे एथलीट यानी बशीर को खिड़की की तरफ धकेला। उसने अपने दाहिने हाथ से बशीर को सहारा देकर खिड़की पर चढ़ने में मदद दी। पर्दे की कटी हुई डोरी लटक रही थी। बशीर ने उसे थामा और नीचे उतरता चला गया। अब तुम जाओगे रईस, उसने कहा। नहीं सर, मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। सुना तुमने? कमाल ने उसे डांटा। तुम अपनी अहमियत नहीं समझते। तुम्हारी अहमियत तो अब मुजरिमों पर अच्छे तरीके से वाज़े हो चुकी। क्या समझे तुम? कुछ भी हो सर, कुछ भी। मैं कहता हूँ बहस मत करो। कमाल के लिए अपनी आवाज़ नीची रखना अब दुश्वार हो रहा था। तुम मेरी हुक्म अदूली करते हो। जाओ यहाँ से। आखिरी बार सर, वादा करता हूँ, इसके बाद आपका हर हुक्म मानूंगा। पागल लड़के, ऐसा ना करो। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मुजरिमों के लिए तक़वियत और हमारे लिए कमज़ोरी का सबब बनती चली जाएगी। तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। रईस चंद लम्हे सोचता रहा। ठीक है सर, मैं मान लूँगा सर, आपकी बात ज़रूर मान लूँगा, लेकिन आखिर में, क्योंकि यहाँ इन लोगों को उतरने में मदद देने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत पेश आ सकती है ना। आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप ज़्यादा देर कोई काम कर सकेंगे। कमाल को अंदाज़ा हुआ कि बहस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक एक लम्हा बहुत कीमती था। वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा भी ना होता। कपड़े की रस्सी खींची तो अंदाज़ा हो गया कि बशीर नीचे पहुंच चुका है। तो अब कौन जाएगा? कमाल ने पूछा। अब इशफाक जाएगा, रईस ने कहा, और फिर वो इशफाक को आहिस्ता से सहारा देने लगा। उन्हें उतारना सबसे ज़्यादा दुश्वार गुजार मरहला था। फिर लड़कियों में हिम्मत भी न थी, वो रोने लगी थी। रईस की तजवीज़ पर कपड़े की एक और रस्सी लटका दी गई। इसके बाद हर लड़की के साथ रईस खुद गया ताकि बवक्त ज़रूरत खौफज़दा लड़की को गिरने से बचाया भी जा सके। सातवीं लड़की को नीचे पहुंचाकर वापस आया तो उसने नाजिया की तरफ देखा। ये तो इस काबिल नहीं है कि जा सके। सूफिया ने कहा। ठीक है नोमान, अब तुम जाओ, रईस ने कहा। क्लास अब आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही थी। बाबर हड़बड़ा कर उठा और उसने रेडियो पर चिल्लाकर पूछना चाहा, कितने लोग हैं वो? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकती। रेडियो पर शहनाज का जवाब मिला, 4 हैं या 5 हैं, मैं ठीक तरह से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। देखो, गौर से देखो और मुझे सही तादाद बताओ। 5? हाँ 5 हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद नज़र आते हैं मुझे। वो हैं कहाँ पर? इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद हैं, उस जगह से करीब जहाँ पर तुम मौजूद हो। वो क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है उनमें से एक उस तरफ को उतरता है। बाबर, इमारत के गिर्द सुर्ख धब्बे जा बजा नजर आते हैं। अब मैं क्या करूं? बस तुम देखती रहो, उस तरफ गौर से देखती रहो। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर कॉल करके कुछ पूछूंगा। फिर वो नज़ीर का हाथ थामकर उसे खींचता हुआ बाहर लाया। साथ ही वो चीख चीख कर शकूर और शहला को भी पुकारता था। वो चारों बदकिस्मत क्लासरूम के बाहर इकट्ठे हुए। सुनो, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बाबर ने हिज़यानी लहजे में कहा। वो उस तरफ पिछले हिस्से में मौजूद है। वो स्टोर रूम की तरफ घुसने की हिमाकत बिल्कुल नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ बुलंद होती चली जा रही थी। वो जानता था कि वो खौफजदा है, लेकिन उसके पास खुद पर काबू पाने की मोहलत भी न थी। पहली बार उसका मौत से सामना पड़ा था। अब उसे पता चल रहा था कि निहत्ते और बेबस लोगों पर जुल्म करना और कुव्वत का सामना करना 2 मुख्तलिफ बातें हुआ करती हैं। वो तीनों क्लासरूम्स और बाथरूम्स की पिछली खिड़कियों से अंदर आ सकते थे। उसने मजीद कहा, नज़ीर, तुम्हें कोने वाले जीने और उसके सामने वाले क्लासरूम पर नज़र रखनी है। सीढ़ियों पर मामूली आहट सुनते ही ना मैं बम से सब कुछ उड़ा दूंगा। मैं दरमियानी जीने पर नज़र रखूंगा और हाँ, अपने अपने बम उस क्लासरूम के बाहर ढेर कर दो। हम ख़त्म भी हो गए तो तमाम बच्चों को मार कर ही मरेंगे। सुना तुम लोगों ने? ये कहकर वो पलटा और दरमियानी जीने की तरफ तेजी से भागने लगा। नज़ीर ने बरामदे की लाइट ऑफ की और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बड़ी एहतियात और आहिस्तगी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और शटर गिरा दिया
और फिर वो पीछे हटा और घुटनों के बल झुककर पोजीशन संभाल ली। यहाँ से वो बाथरूम की पिछली खिड़की पर नजर रख सकता था। मशकूर ने बराबर वाले कमरे के सामने पोजीशन संभाल ली। शहला और बाबर ने राहदारी के तमाम कमरों के दरवाजे खोल दिए थे। इमारत में खामोशी छा गई थी। बस बदकिस्मत क्लासरूम की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कदमों के इधर उधर होने की आवाज, और जैसे कोई चीज किसी दूसरी चीज से रगड़ खाती हो। नजीर सोच में पड़ गया कि क्लास में ना जाने क्या हो रहा है। उसका अब भी यही ख्याल था कि क्लासरूम में कोई गड़बड़ हो रही है। उसी वक्त एक और आवाज ने उसे चौंका दिया। राहदारी की मध्यम रोशनी में उसने घुटनों के बल झुके हुए मशकूर को शॉटगन फायरिंग पोजीशन में लाते देख लिया। अगले ही लम्हे शॉटगन गरजी और नजीर के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। वो उछलकर खड़ा हुआ और मशकूर की तरफ लपका। मशकूर ने शॉटगन से शेल निकाला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे उड़ा दिया। नजीर ने भी राइफल तान ली। वो अपनी जगह वापस चला आया। क्लासरूम की तरफ से फिर वही तशवीश में मुब्तला करने वाली आवाज आई। फिर एक और आवाज सुनाई दी। वो तीसरे क्लासरूम की तरफ लपका। उसी वक्त उसने क्लासरूम की खिड़की से किसी को जिस्म लचकाकर अंदर आने की कोशिश करते देख लिया था। फिर खिड़की का शीशा टूटा और वो इंसानी जिस्म अंदर आ गिरा। नजीर ने यके बाद दीगरे 2 फायर किए। गोलियां उस शख्स के जिस्म से टकराईं तो अजीब सी आवाज निकली और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। उस आवाज को सुनकर नजीर के जहन में एक और ख्याल आया, लेकिन सूरत हाल की संगीनी की वजह से उसका शऊर गिरफ्त में ना ले सका। उस वक्त एक और जिस्म फर्श पर गिर पड़ा था। नजीर ने उस पर भी फायर किया। वो तीसरे शख्स पर फायर करने ही वाला था कि शॉटगन गरजी और तीसरा शख्स खिड़की से नीचे जमीन की तरफ गिरता चला गया। मशकूर भी उसकी तरफ ही आ गया। मशकूर ने शॉटगन से 3 फायर किए, फिर वो कमरे में घुस गया। नजीर वो मंजर ही नहीं देखना चाहता था। वो जानता था कि शॉटगन का फायर आदमी का कितना बुरा हशर करता है। अंदर से मशकूर ने कहा, कमबख्त बुलेट प्रूफ पहने हुए था, ये अब भी जिंदा है। आओ, इन्हें खिड़की से बाहर फेंकने में मेरी मदद करो, जल्दी करो, खिड़की से दूर रहो, मुमकिन है और भी वहां पर मौजूद हो। ठीक है, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। नजीर देखता रहा। मशकूर ने जख्मी पुलिस वाले को गैर मुसल्लह किया और फिर उसने एक को बाजू में उठाया और खिड़की तक ले गया। उसकी सांस फूल रही थी। जख्मी पुलिस वाला कराह रहा था। मध्यम रोशनी में भी नजीर देख सकता था कि शॉटगन का ब्लास्ट ज्यादातर उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट से ही टकराया था, मगर गोलियों की बौछार उसकी खुली गर्दन और उसके हेलमेट से भी टकराई थी। वाइजर का शीशा भी टूटा था। उसका चेहरा और गर्दन खून में नहा गया था। मशकूर ने उसे उठाकर टूटे हुए शीशे के खला से बाहर धकेला और फिर छोड़ दिया। दूसरे पुलिस वाले ने मज़ाहमत की, बल्कि एक मरहले पर तो उसने मशकूर को धकेल कर गिरा भी दिया, लेकिन बिल आखिर मशकूर ने उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी लम्हे जिम्नाजियम की छत से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। नजीर और मशकूर नीचे झुक गए थे। उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। अच्छी खासी जंग जारी थी। मुसलसल रोशनी करने वाले शेल छोड़े जा रहे थे। नजीर और मशकूर सीने के बल घिसटते हुए कमरे से बाहर निकल आए। बाहर वो दोनों दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। अब हम क्या करें? नजीर ने चीख कर बाबर से पूछा, जो राहदारी के दरमियानी हिस्से में जीने की तरफ नजर रखे हुए था। इंतजार करो, लेकिन किस बात का? उनके आइंदा लाए अमल का। और किसका? देखना यह है कि वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। फायरिंग जारी रही। खिड़कियों के शीशे टूटते रहे। कभी कोई भटकी हुई गोली कमरे या बाथरूम से होकर खुले दरवाजे से राहदारी में चली आती। वो लोग दीवार से टेक लगाए साकित खड़े थे, इस डर से कि कोई आवारा गोली उन्हें चाट ना जाए। नजीर की समझ में ये बात नहीं आती थी कि पुलिस इस तरह फायरिंग करके यरगमालियों को क्यों खतरे में डालती है। फायरिंग बतदरीज अब कम होने लगी थी और बिल आखिर थम गई। ये लोग क्या कर रहे हैं? नजीर ने चीख कर बाबर से सवाल किया। ये जानना इतना जरूरी है तो बाहर जाकर उनसे खुद ही पूछ लो, बाबर ने तप कर कहा। लेकिन इस सूरत में तुम्हारा सर कंधों पर बाकी नहीं रहेगा। जाओ, जाकर पूछो और खत्म हो जाओ। गुस्सा क्यों करते हो? मेरा ख्याल है एक पुलिस वाला छत पर फंस गया है, वो उसे आफियत से उतारने के लिए फायरिंग करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मजीद कार्रवाई करेंगे कि नहीं? नजीर ने उससे सवाल किया। वो मेरी तवक्को से ज्यादा बेवकूफ़ साबित हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो दोबारा कोई हिमाकत भी करेंगे। अब वो बैठकर हमारे रद्द-ए-अमल के मुतालिक अंदाजे लगाएंगे और पसीने में नहाएंगे। तुम उन्हें कॉल करके धमकाते क्यों नहीं हो? अभी नहीं,
ابھی تو میں فیکلٹی روم جا کر شہناز سے پوچھوں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ باہر بابر راہداری میں جھک کر چل رہا تھا۔ فیکلٹی روم میں ریڈیو موجود نہ ہوتا تو اس وقت وہ ہرگز یہ رسک نہ لیتا۔ اب وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ یہ حقیقت اسے خوفزدہ کر رہی تھی کہ پولیس والوں نے ایک نہایت قابل عمل منصوبہ بھی بنایا تھا اور اس پر اسی طرح عمل بھی کیا تھا کہ وہ کامیاب بھی ہو سکیں۔ اگر ریڈیو پر شہناز سے رابطہ نہ ہوتا تو پولیس یقیناً کامیاب ہو جاتی اور اسے یہ اندازہ بھی نہ ہوتا کہ وقت پڑنے پر وہ اتنا خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھی ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ گولیوں کی برسات ہوئی تو ان میں سے کسی کو یرغمالی یاد بھی نہ رہے۔ وہ سب کچھ بھول بھال گئے تھے۔ اگر پولیس اندر آنے میں کامیاب ہو جاتی تو نہ جانے کیا انجام ہوتا، اور اسے شہناز سے بھی باز پرس کرنا تھی۔ اس کی نظروں میں آئے بغیر وہ لوگ چھت پر کیسے پہنچے؟ کیسے؟ شہناز کو بالکل آخر میں کیوں علم ہوا وہ پہلے کیا کر رہی تھی؟ اس بار تو قسمت نے ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن قسمت ہمیشہ تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا کرتی نا۔ کمرے کے باہر سے ہی اسے سسکیاں سنائی دیں۔ سسکیوں میں اس کا ہی نام پکارا جاتا تھا۔ اس نے لپک کر ریڈیو اٹھایا۔ خاموش ہو جاؤ شہناز، خاموش ہو جاؤ، ہم سب خیریت سے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں 10 منٹ سے چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہی ہوں۔ فائرنگ کے شور میں یہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بابر، بچے، میرا مطلب ہے تمہارے یرغمالی طلباء۔ کیا ہوا طلباء کو؟ وہ تو باہر نکل رہے ہیں۔ بابر نے ریڈیو صوفے پر پٹخا اور تیر کی طرح کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یرغمالی ہی تو ان کے تحفظ کی ضمانت تھے۔ وہ ہاتھ سے نکل گئے تو ان کے لیے موت کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس بار راہداری میں بھاگتے ہوئے اسے گولیوں کا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے کلاس روم کا دروازہ کھولا۔ لائٹ آن کرتے ہی اسے زبردست شاک لگا۔ جو کمرہ کچھ دیر پہلے طلباء سے بھرا ہوا تھا اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ خاموش کھڑا کمال، صوفیہ اور رئیس کو دیکھتا رہا، جو اپنا کام کرتے کرتے اچانک جم کر رہ گئے تھے۔ روشنی نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ نازیہ ایک گوشے میں سمٹی بیٹھی نظر آتی تھی، جیسے اسے گرد و پیش سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ بابر خونخوار نظروں سے اس شخص کو دیکھتا چلا گیا جس کے بارے میں اس سے اندازے کی بدترین غلطی سرزد ہوئی تھی۔ وہ اس کے زخمی چہرے کو بغور دیکھتا چلا گیا۔ کیوں؟ آخر اس سے اندازے کی یہ غلطی کیوں سرزد ہوئی؟ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس ٹوٹے پھوٹے چہرے پر اسے اپنے سوال کا جواب لکھا مل جائے گا، لیکن وہاں تو ان روشن اور ضدی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کمال نے پلٹ کر کھڑکی سے جھانکنا چاہا اور پھر بولا، جلدی کرو لڑکوں، تھوڑا سا وقت بچا ہے تمہارے پاس، جلدی کرو۔ بابر سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، تم سمجھ رہے ہو کہ فتح یاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے جناب، تم سب کو تو نہیں نکال سکے نا، ہمارا مقصد اب بھی پورا ہو جائے گا۔ ہار جیت کی فکر تمہیں ہوگی، میرے لیے یہ کوئی کھیل نہیں۔ کمال نے کہا، مجھے رہ جانے والوں کے متعلق افسوس ہے، لیکن میں نے تم سے 24 انسانی کھلونے تو حاصل کر لیے نا، ان میں ایس پی جلیس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ بابر اب بھننا سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شاٹ گن کا رخ کمال کے چہرے کی طرف کو کر دیا۔ وہ اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا جو اس کے مکمل اور بے داغ منصوبے کو تقریباً موت سے ہمکنار کر چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اسے توڑ نہیں سکا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی رد عمل، خوف کی کوئی علامت، کچھ بھی تو نہ تھا چہرے پر۔ وہ غصے اور بے بسی کی آگ میں جھلستا تھا۔ خیر، اب اسے بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے گن کو کندھے پر ٹکایا اور ٹریگر پر انگلی رکھ کر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے نذیر کو کمرے میں داخل ہوتے اور خود پر چھلانگ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ بس اسے اتنا احساس تھا کہ فائر کے وقت کمال رشید کا چہرہ شاٹ گن کی نال کے سامنے بالکل نہ تھا۔ وہ فرش پر گرا۔ اس وقت وہ غصے کا آتش فشاں بن چکا تھا۔ ایس پی جلیس فون پر ہوم سیکرٹری سے جھاڑ سن رہا تھا۔ یہ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے واردات کی خبر ملتے ہی ٹی وی پر اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ حکومت دہشت گردوں کے مطالبات تسلیم کر کے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی، لیکن 8 گھنٹے بعد انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ انسانی جانوں کو خطرے سے بچانا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا دہشت گردوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ اپنا غیر ملکی دورہ مختصر کر کے واپس آ چکے تھے اور کسی بھی وقت مری پہنچنے والے تھے، اور اب تھکے ہارے جلیس احمد کو روشنیوں
कैमरों और सहाफ़ियों का सामना करना था। वो कैमरे से नज़रें चुरा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराता था, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी भी बहुत खौफनाक हद तक की। वो तो सहाफ़ियों को टाल देता, मगर ऊपर के अहकामात थे कि उसे सहाफ़ियों का सामना भी करना है, और उसे ही करना है, किसी और को नहीं। अब ये महज पुलिस एक्शन नहीं रहा था, बल्कि एक बड़े सियासी खेल में ये हादसा तब्दील हो चुका था। अब इस सतह पर वो बहुत छोटा आदमी था। उसे जो लाइन दी गई थी वही उसे बोलना थी। दूसरी तरफ ये भी बईदज़ इम्कान नहीं था कि गवर्नमेंट के हामी सहाफ़ियों को सवालात के सिलसिले में भी कोई लाइन दे दी गई हो, ताकि वो उसी के मुताबिक सवाल करें और जलीस अहमद वही जवाब दे। माइक्रोफोन स्टेडियम के एक स्टैंड में सेट कर दिया गया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। आप लोग जानते हैं कि कल दोपहर 1 बजे दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए। उन्होंने फायर अलार्म बजाकर स्कूल को खाली करवा दिया। इससे पहले वो टॉप फ्लोर के एक क्लासरूम पर काबिज भी हो चुके थे। उस क्लास में मौजूद तलबा और 2 टीचर्स को उन्होंने यरगमाल भी बना लिया। अभी हम ये यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि दहशतगर्द लोगों के सियासी मकासद क्या हैं। हम इतना जानते हैं कि उन्होंने भारी तावान का मुतालबा भी किया है। हमारा मफरूज़ा है कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तावान का हुसूल है। आज सुबह 2 बजे हमने एक कार्रवाई की, जिसका मकसद दहशतगर्दों पर काबू पाना और यरगमालियों को आज़ाद करवाना भी था। ये कार्रवाई जुज़वी तौर पर कामयाब ही रही। 3 तलबा और 2 टीचर्स के सिवा तमाम यरगमाली हमारी फायरिंग के दौरान इमारत से बखैर आफियत बाहर निकल आए। अब हम तीसरी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उन पर हम कब्जा नहीं कर सके। हमें पसपा होना पड़ा। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सूरत हाल अब भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। दहशतगर्द हर तरफ फैले हुए हैं और हर तरह के असलहे से लैस हैं, और उनके कब्ज़े में 5 यरगमाली अब भी मौजूद हैं। शुक्रिया। उसका बस चलता तो अब अपने ऑपरेशन बूथ की पनाहगाह का रुख करता, लेकिन अभी उसे एक और दुश्वार मरहले से भी गुजरना था। उसे सवालात के जवाबात भी देने थे। वो सर झुकाए सवाल का मुंतज़िर खड़ा था। इस कार्रवाई में जानी नुकसान कितना हुआ जनाब? 2 जवान जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। और वैसे अब तक कितना नुकसान हुआ है? 3 अफराद जाँ बहक हुए और 2 ज़ख्मी। फिर उसने दोबारा से वजाहत की। सुबह दहशतगर्दों के हाथों एक टीचर हलाक हुआ। बाकी नुकसान पुलिस के जवानों का हुआ है और किसी जान का नहीं। बस या कुछ और? बाहर आने वाले तलबा ने बताया है कि अंदर भी एक टीचर ज़ख्मी हालत में मौजूद है। ज़ख्मियों का क्या हाल है? पुलिस के दोनों जवानों की हालत तशवीशनाक है। अलबत्ता स्कूल में जो टीचर ज़ख्मी है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, इसलिए कि उसने तलबा को स्कूल से निकलने में मदद भी दी है। बहरहाल वो ज़ख्मी हालत में अंदर मौजूद है। आपने इमारत पर कब्जा करने की कार्रवाई क्यों की, जबकि आप जानते थे कि इससे यरगमालियों की जानें खतरे में पड़ सकती हैं? फिर आपने ये कार्रवाई क्यों की? एक सहाफ़ी ने चुभता हुआ सवाल जलीस अहमद से किया। जलीस अहमद ने जान लिया था कि अब सख्त मरहला शुरू हो रहा है। ये मेरा इनफिरादी फैसला था जनाब। मैंने सोचा था कि कार्रवाई का अचानकपन दहशतगर्दों को हैरान कर देगा और फिर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन आपका मंसूबा तो नाकाम हो गया ना जनाब। इसका तो जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हमने दहशतगर्दों की बेखबरी में पोजीशनें संभाल ली। उन्हें बिल्कुल आखिरी लम्हात में कुछ मालूमात मिली। इस अंदाजे की तस्दीक बच निकलने वाले तलबा ने ही की। उन्हें छत पर चढ़ने वाले जवानों की आहटें सुनाई दी थीं। बस फिर उन्होंने अपना दिफा अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। उन्हें आपके आदमियों की बिल्डिंग में मौजूदगी का शुबा कब हुआ था, ये तो बताइए। हमले से चंद लम्हे पहले। उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी थी, इसीलिए। इस तमाम कार्रवाई से मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्हें कुछ शक हो गया था। तो फिर आपने कार्रवाई रोकी क्यों नहीं? मैंने ये हुक्म दिया था। तो फिर क्या हुआ? स्कूल की छत पर पहुंचने वाले ग्रुप के लीडर का वॉकी टॉकी जिम्नेजियम की छत पर रह गया था। अब राब्ता मुमकिन नहीं था, इसलिए कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई थी। हमले में कोई दहशतगर्द भी ज़ख्मी हुआ कि नहीं, इसका हमें कुछ इल्म नहीं। आप लोगों ने इतनी फायरिंग की, आपको ये खौफ नहीं था कि उस फायरिंग से कोई लड़का या कोई लड़की भी ज़ख्मी हो सकते हैं? इस तरह के नाकादाना सवालात जलीस के लिए बहुत परेशान कुन थे। उसने कहा, हमने स्कूल की छत पर फंसे हुए अपने एक आदमी को कवर देने के लिए फायरिंग की थी।
ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ طلباء فرار ہو رہے ہیں، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنا تھا۔ دوسرے کلاس روم کی پوزیشن ایسی تھی، ہمیں یقین تھا کہ کوئی بھٹکی ہوئی گولی بھی اس طرف بالکل نہیں جا سکے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گرد کون ہیں؟ بچ نکلنے والے طلباء سے ہمیں 3 نام معلوم ہوئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ابھی تک کچھ اور معلوم نہیں ہو سکا ان لوگوں کے بارے میں۔ ان کے نام بتائیں گے آپ؟ فی الوقت یہ کام ممکن نہیں۔ کیا وہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا اس بارے میں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ خطرناک لوگ ہیں۔ جو کچھ سنا ہے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر نہایت درجے کا اذیت رساں شخص ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسکول کے پی ٹی انسٹرکٹر کو اچانک سے شوٹ کر دیا تھا، یعنی ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ جلیس احمد نے ایک لمحے توقف کیا، پھر بولا، بس حضرات، فی الوقت میں آپ کو اور کچھ مزید نہیں بتا سکتا۔ چوتھے کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بارے میں بس اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ عورت ہے۔ آپ کے خیال میں اس جرم کے سیاسی محرکات کیا ہیں بھی یا نہیں؟ میرے خیال میں اس کے لیے ایک ہی مناسب لفظ بہتر رہے گا، دہشت گردی۔ جلیس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، وہ یرغمالیوں کے ساتھ بے رحمانہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو برباد بھی کر دیا ہے۔ میرے نزدیک وہ بدترین قسم کے مجرم ہیں، جو آسانی سے دولت مند بننا چاہتے ہیں، جن کے نزدیک انسان اور انسانیت کی کوئی وقت نہیں۔ ان کا انداز بھی دہشت گردوں والا ہی ہے اور رویہ بھی۔ انہیں میں انسانی کیچڑ سے تشبیہ دیتا ہوں، غلیظ کیچڑ۔ ہمیں بچ نکلنے والے طلباء سے بات کرنے کا موقع کب مل سکے گا جناب؟ ہم نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے اور انہیں اپنے اپنے گھر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ نمٹنے کے بعد ہی آپ ان سے کوئی بات کر سکیں گے۔ اس وقت آپ کا دہشت گردوں سے کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ گویا آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت عمارت میں کیا چل رہا ہے؟ نہیں، میں نے کئی بار انٹرکام پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کال ریسیو نہیں کرتے۔ آپ اب کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے، جلیس نے کہا۔ اب وہ سوالات سے بیزار ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے کو فوری طور پر نہ روکا گیا نا تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ حضرات، باقی سوالوں کے جواب آپ کو شام میں ملیں گے۔ اب اللہ حافظ۔ ایک اور سوال، بس ایک آخری سوال، ایک صحافی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کا اکلوتا بیٹا بھی یرغمالیوں میں شامل ہے؟ اس کے فوراً بعد صحافیوں میں اچانک سے بڑبڑاہٹیں ابھری۔ جلیس کو امید ہو چلی تھی کہ فی الحال یہ بات دب گئی ہے، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ یرغمالیوں میں شامل تھا، اس نے کہا اور حصار توڑ کر نکلنے لگا۔ کیا آپ کی کارروائی کا محرک یہی حقیقت تھی؟ جلیس پلٹا۔ اس نے ہجوم میں سوال کرنے والے کو تلاش کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہرگز نہیں۔ سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی تھی، مگر وہ تمام سوالات کو نظر انداز کر کے اپنے بوتھ کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پولیس کو کتنا غلط سمجھا جاتا تھا۔ یہ درست ہے کہ 2 جوان زندگی گنوا بیٹھے تھے، لیکن 24 انسانی جانیں بچا تو لی گئی تھی نا۔ لیکن تمام لوگوں کی نظریں ان 2 جوان پر لگی ہوئی تھی جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان میں اس کا بیٹا بھی تھا، مگر اس نے اس کے لیے تو کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ پھر اسے اچانک سے خیال آیا کہ وہ اس کریڈٹ کا مستحق بالکل نہیں۔ کریڈٹ تو صرف اور صرف اس ٹیچر کو جاتا ہے جس نے بچوں کو فرار کرنے میں مدد دی۔ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ بوتھ میں داخل ہو کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ سخت وقت گزار کر آئے ہو، پرنسپل جمیل الرحمان نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ جلیس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اور سگریٹ ہوگی آپ کے پاس تاکہ میں بھی کچھ پی لوں؟ ضرور، بلکہ کافی بھی لو، تھرموس میں کافی موجود ہے۔ آپ گھر نہیں گئے ابھی تک؟ گیا تھا۔ جلیس نے اس کی دی ہوئی سگریٹ سلگائی۔ لیکن نیند نہیں آئی ہوگی آپ کو، اسی لیے واپس آ گئے۔ میں نے ریڈیو پر بچ نکلنے والے طلباء کے متعلق سن لیا تھا، اسی لیے میں جاگ رہا تھا۔ بیشتر تو نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ کمال صاحب نے جیسے ہی یہ بات سمجھ لی کہ ہم نے آپریشن شروع کر دیا ہے تو انہوں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے طلباء کو باہر کی طرف دھکیل دیا۔ میرے ٹیچرز کی کیا کیفیت ہے جناب؟ جمیل الرحمان نے پوچھا۔ وہ دہشت گردوں کی نفرت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اوہ، اور طلباء نے جو کچھ بھی بتایا، اس کی روشنی میں تو یہ لگتا ہے کہ کمال رشید سٹیل کا بنا ہوا انسان ہے۔ جو کچھ دہشت گرد اس کے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔
पता नहीं वो कितना सख्त जान इंसान है। बहुत जख्मी है वो। जी हाँ, और इसके बावजूद उसने यह कारनामा अंजाम दे दिया कि तमाम तलबा को बाहर निकाला। वो साबिक फौजी है और स्कूल के बेहतरीन टीचर्स में से एक। जमीलुर रहमान ने उसे बताना चाहा। और इन दिनों वो बहुत परेशान भी है। परेशानी में तो वो अब भी है जनाब, जलीस ने कहा, और मुझे यकीन नहीं कि हम उसे बखैर आफियत यहाँ से निकाल सकेंगे। कल रात हमने मुजरिमों को डराया था, अब वो इमारत में ज़्यादा देर रुकेंगे भी नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? सोचते तो रहेंगे, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का इम्कान कम है। यरगमाली अब पूरी तरह मुजरिमों के रहमो करम पर ही होंगे।